सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। किसी राज्य में जंगल राज है, ये कब कहा जा सकता है? जंगल राज की परिभाषा क्या है? जंगल राज कहने के लिए राज्य में कितनी हत्याएं, कितने रेप, कितने अपहरण, कितनी लूट होनी चाहिए, तब कहा जाए कि राज्य में जंगल राज है? हमारे हिसाब से जंगल राज कहने की सिर्फ एक शर्त है, बस राज्य में गैर भाजपा सरकार होनी चाहिए। गैर भाजपा शासित राज्यों में अखबार 6 जिलों की अपराध की खबरों का पैकेज बनाकर छापता है, जो हर ज़िले में पढ़ा जाता है। भाजपा शासित राज्यों के ज़िले की खबरें ज़िले में ही रह जाती हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों में 2-4 कत्ल हो जाएं तो उसके बाद ही गोदी मीडिया और विपक्ष कहने लगता है जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। हर अपराध को ऐसे पेश करता है जैसे इससे पहले राज्य में कभी अपराध ही ना हुए हों। जंगल राज कहने की शुरुआत बिहार में हुई थी। 2005 तक, जब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार रही, विपक्ष महाजंगल राज बताता रहा और गोदी मीडिया उसका साथ देता रहा। आज बिहार में क्या हो रहा है? कितनी हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, रेप हो रहे हैं। वहाँ आज भी सुशासन है। जंगल राज दिखने या कहने की किसी में हिम्मत नहीं है। बिहार में पिछले कुछ हफ्तों से ताबड़तोड़ हत्याओं और लूट का दौर जारी है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा के परिसर में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में बिहार में 60,000 लोगों की हत्या हुई हैं। 60,000। अगर बिहार में गैर भाजपा सरकार होती और विपक्ष इस तरह के आंकड़े देता तो गोदी अखबार इसे हेडलाइन बनाते, लेकिन अब बिहार में अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से नहीं छापा। कुछ अखबारों ने तो छापा ही नहीं। इसके विपरीत जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी, वे खबर अखबारों की बड़ी हेडलाइन बनती है। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे जब आरा में तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ के जेवरात लूट लिए गए। हालांकि पुलिस ने कहा था कि 10 करोड़ की ही लूट हुई है। अब पता नहीं तनिष्क शोरूम के मालिक ने झूठ बोला है या पुलिस ने बोला है, ये तो वही जानते होंगे। इससे कुछ ही महीने पहले पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में ही 3 करोड़ के जेवर लूट लिए गए थे। बिहार में पुलिस भी नहीं बच पा रही है। होली के आसपास अररिया और मुंगेर में 2 एएसआई की पिटाई के बाद मौत हो चुकी है। आधा दर्जन जगहों पर पुलिस पर हमले हुए हैं, लेकिन बिहार में जंगल राज नहीं है, सुशासन है। भागलपुर, नवादा, पटना, मधुबनी और समस्तीपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें पुलिस को पीटा गया है, लेकिन बिहार में जंगल राज नहीं है, सुशासन है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़े का हवाला देकर दावा किया कि 20 वर्षों के दौरान नीतीश राज में 60,000 हत्याएं हुई हैं। पिछले 25 वर्षों में 25,000 से ज़्यादा रेप हुए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस वालों की सबसे अधिक पिटाई और हत्या भी एनडीए के शासनकाल में ही हुई है। जो काम पत्रकारों को करना चाहिए, वह काम अब नेता को करना पड़ रहा है। अक्सर राहुल गांधी भी यही करते रहते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में गृह मंत्रालय का जिम्मा भी नीतीश कुमार के पास ही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सवाल किया, अब इस अराजक स्थिति पर सीधा सवाल है कि कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ हैं बिहार के गृह मंत्री, क्या वे अचेत हैं? तेजस्वी ने कहा, मुख्यमंत्री अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अगर आज किसी और की सरकार होती तो हाय तौबा मच गई होती। ब्रेकिंग न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती गोदी मीडिया में। नीतीश कुमार 2005 के पहले के शासनकाल में राज्य की विधि व्यवस्था को जंगल राज बताते थे और अखबारों में भी खबरों को उसी तरह परोसा जाता था। 2005 से पहले बिहार के अखबारों में कई जगह के अपराधों को मिलाकर एक बड़ी खबर बनाई जाती थी, लेकिन आजकल अपराध की खबरें अंदर धकेल दी जाती हैं। ये सिर्फ बिहार की ही बात नहीं कर रहा, सभी भाजपा शासित राज्यों में यही हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में अपराध चरम पर हैं, लेकिन उन्हें इस तरह पेश नहीं किया जाता जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों में पेश किया जाता है। जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं, वहाँ की अपराध की खबरों को गोदी चैनल बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। गोदी अखबार पहले पन्ने पर मोटी हेडिंग के साथ छापते हैं।
बिहार में 2 एएसआई की हत्या हुई, लेकिन उन पर न किसी अखबार ने कोई ख़ास चर्चा की और न ही उन पर कोई लेख या संपादकीय लिखे। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन के दौरान अपराध के बारे में विपक्षी नेताओं के दावों को पहले पन्ने पर प्रमुख स्थान दिया जाता था, लेकिन अभी तेजस्वी के ऐसे गंभीर आरोप को भी नजरअंदाज कर दिया गया। अभी हत्या और लूट की अक्सर खबरें अंदर के पन्नों पर छापी जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषणों में अक्सर ये कहते हैं कि 2005 के पहले के लोगों का शाम के बाद चलना फिरना नहीं होता था, लेकिन अपने शासनकाल में हुई हत्याओं और दूसरे अपराध के बारे में वे कोई जवाब नहीं देते। नीतीश कुमार और उनके समर्थक पहले तो ये दावा करते हैं कि राज्य में अपराध नहीं है, फिर ये कहते हैं कि राज्य में संगठित अपराध नहीं है, और अंत में ये दावा करते हैं कि उनके काल में अगर अपराध होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसे ही बचाव करते हैं सब जगह। अब जबकि तेजस्वी यादव ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से इतनी हत्याओं और रेप के बारे में बात की है, तो एनडीए के किसी भी नेता ने अब तक इसके जवाब में कुछ नहीं कहा है। ऐसा लगता है कि बिहार के आगामी चुनाव में कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाने की विपक्ष की कोशिश के सामने फिलहाल नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बहुत सहज नहीं हैं। इसलिए नीतीश कुमार अपराधियों को नहीं बख्शने का बयान दे रहे हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को डराने, उन्हें सताने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती है। संसद में दिए गए मोदी सरकार के आंकड़े विपक्षी दलों के दावे की पुष्टि करते लगते हैं। संसद में मोदी सरकार ने बताया है कि 10 साल में राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सिर्फ 2 में सजा दी गई। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा सांसद ए रहीम के एक सवाल के जवाब में कही है। किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए 193 मामलों में केवल 2 मामलों में सजा होना जांच एजेंसी की कम सफलता दर को दर्शाता है। सरकार ने ये आंकड़े तब दिए कथित जॉब फोन लैंड स्कैम में बुधवार को ही लालू यादव के परिवार को ईडी ने तलब किया। बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि इसे चुनाव में भुनाने के लिए फर्जी आरोप में छवि खराब करने के लिए किया जाता है। सभी विपक्षी दल ऐसे ही आरोप लगाते रहे हैं। 2019-2024 की अवधि में ईडी मामलों में उछाल आया, जिसमें सबसे अधिक 32 मामले 2022-2023 में दर्ज किए गए। मंत्री ने बताया कि इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, एक 2016-2017 में और दूसरा 2019-2020 में। रहीम के सवाल पर कि क्या हाल के वर्षों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी मामले बढ़े हैं और यदि हाँ तो इसका औचित्य क्या है, मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी गई है। पिछले साल तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ईडी का सज़ा प्रतिशत बेहद ख़राब है और ये सवाल उठाया था कि एक आरोपी को कब तक बिना सज़ा के हिरासत में रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पिछले 10 वर्षों में 5000 मामलों में से केवल 40 में सज़ा हुई है, जो ईडी की गुणवत्ता वाली अभियोजन दर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तब तगड़ा झटका दिया था जब इसने साफ कह दिया था कि ईडी सीधे पीएमएल के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी करने के इसके अधिकार में कटौती कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि एक विशेष अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ही ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि ईडी को यदि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी करनी हो तो उसे विशेष अदालत से संपर्क करना होगा और उसको बताना होगा कि वह आरोपी को हिरासत में लेना चाहती है, यानी अदालत की मंजूरी ज़रूरी कर दी गई थी। पिछले 5 वर्षों में 911 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से 654 में सुनवाई पूरी हुई और केवल 42 में सज़ा हुई। ये 6.42% की सज़ा का दर है। राजनीतिक नेताओं के संदर्भ में ये दर और भी कम है, जो केवल 1% से थोड़ा अधिक है। ये अंतर यह सवाल उठाता है कि क्या ईडी की जांच और अभियोजन प्रक्रिया में कोई कमी है
या फिर से मामले राजनीतिक दबाव में जल्दबाजी में दर्ज किए जाते हैं जिनमें ठोस सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता है। विपक्षी दलों ने इस आंकड़े को सरकार के खिलाफ हथियार बनाया है। उनका कहना है कि ये कम सज़ा दर इस बात का सबूत है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने और उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है, न कि वास्तविक अपराधों को सज़ा दिलाने के लिए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने दावा किया है कि 2014 के बाद से ईडी के मामलों में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की संख्या में 4 गुना अधिक वृद्धि हुई है। दूसरी ओर सरकार और भाजपा का कहना है कि ईडी आज़ाद रूप से काम करती है और उसकी कार्रवाई कानून के दायरे में होती है, जिसकी समीक्षा विशेष अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में होती है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के एक विवादित बयान का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संजय निषाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हम यहाँ ऐसे नहीं पहुँचे हैं, 7 दरोगा के हाथ पे तुड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवाकर तब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। उनका यह बयान किस संदर्भ में दिया गया है हमें नहीं मालूम। इस वीडियो की सच्चाई क्या है यह भी हम नहीं जानते, लेकिन मंत्री संजय निषाद को जो कुछ कहते दिख रहे हैं, अगर वे सच है तो उन्हें क्यों मंत्री बने रहना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि संजय निषाद मंगलवार को सुल्तानपुर ज़िले में निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे थे। कहाँ संवैधानिक यात्रा और कहाँ मंत्री जी का ये विवादित बयान, क्या दोनों मेल खाते हैं। कथित तौर पर 7 दरोगा के हाथ पांव तोड़ने की बात कहने वाला कैसे संविधान के अधिकार की बात कर सकता है। मंत्री जी ने औरंगजेब को क्रूर बताया, कथित तौर पर 7 दरोगा के हाथ पांव तोड़ने वाले को क्या कहा जाएगा। सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया।